नमस्कार, मैं हूं दिबांग और हिंदुस्तान शिखर समागम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। मेरे साथ दो ख़ास मेहमान, राकुल प्रीत सिंह, सब जानते हैं आपको। फिल्मों में आपने इनकी कई कई फिल्में देखी होंगी। इम्तियाज़ अली, कश्मीर के लोग ख़ास तौर पर इनको इसलिए भी जानते हैं कि इन्होंने कश्मीर में कई फिल्में बनाई हैं। इन पर बात करेंगे, देखेंगे किस तरह से कश्मीर का जो परचम है वो बॉलीवुड में भी लहरा रहा है। राकुल, आपसे शुरुआत करें तो आपने भी यहाँ एक फिल्म शूट की हुई है। जी बिल्कुल। मैंने कुछ साल पहले मेरी एक तेलुगु फिल्म थी रामचरण के साथ, ध्रुवा, तो उसके और वो मेरा पहला शूटिंग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद से मुझे ऐसी एक फ़िल्म की खोज है जिसमें कश्मीर में शूट करने का मुझे मौका मिले, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही मेमोरेबल था। मतलब हम लोग वी वर इन ब्यूटीफुल नेचर, और एप्पल के पूरे ट्रीज़ थे, बगीचे थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर पहाड़ एंड दैट ब्यूटी, इट वाज जस्ट टू नाइस। जी हाँ, तो ये जो खोज है मेरे ख्याल से ये पूरी हो सकती है। इम्तियाज सर इधर ही बैठे हैं, आई थिंक यूनिवर्स में। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने तो यहाँ दो फिल्म बनाई। रॉक स्टार क्या फिल्म थी, हाईवे। क्या खासियत लगती है आपको कश्मीर में? क्यों आप क्या है जो आपको कश्मीर की तरफ खींचता है? ये सिर्फ मुझे नहीं खींच रहा है, मुझे लगता है कि हज़ारों साल से लोगों को खींच रहा है कुछ जो कश्मीर में है, जो ख़ास है। और तो मैं भी जब यहाँ आया तो मुझे भी उस चीज़ ने खींचा। कोई ऐसी चीज़ जो आप, जैसे मैंने नोटिस किया जब भी मैं कश्मीर में फ़्लाइट से आता हूँ तो यहाँ हवा ही कुछ ऐसी होती है कि एयरपोर्ट में ही ऐसे कुछ हैप्पी फीलिंग होने लगती है। जब तक मैं आज होटल पहुँचा, किसी ने मैसेज किया और फिर एक दो एक्सचेंज के बाद उसने बोला, व्हाई आर यू इन सच हाई स्पिरिट्स, व्हाट्स रॉन्ग? ओह वाओ। तो कुछ यहाँ की हवा का असर है। कोई चीज़ तो ख़ास है जिसकी वजह से इसको हमेशा जन्नत, स्वर्ग, पैराडाइज कहा गया है। एंड जब मैं यहाँ आया था तो मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर था। तब मैं बहुत छोटा था, यहाँ बहुत सारी फिल्म की शूटिंग्स होती थी। फिर कुछ वजहों से वो शूटिंग्स कम हो गई, ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। फिर जैसा हम आगे भी बात करेंगे कि मौका मिला, मुझे लगता है जब भी मैंने कश्मीर में कुछ भी किया है तो वो कश्मीर ही की तरह स्पेशल हो गया है मेरी फिल्मों में। तो एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, रकुल। आई थिंक यू नो मैनी पीपल हु कैन इन्वेस्ट इन अ ग्रेट फिल्म। वी विल फाइंड आउट ऑल ग्रेट लोकेशंस। खबर इज़ हियर। चलो लेट्स डू इट सर। हमने इसी पैनल पे एक फिल्म क्रिएट कर ली, डिसाइड कर लिया हम लोगों ने, एक कश्मीर की खूबसूरती दिखाते हुए एक फिल्म। तो एक तरीके से तो ये शिखर समागम की ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो कह रहे हैं कि मैं फिल्म बनाऊंगा यहाँ पर, राकुल से कह रहे हैं कि आप पैसे लेकर आइए और आप उसमें काम कीजिएगा। राकुल ने कहा बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ तैयार है। नहीं पैसे लेकर आइए नहीं, पैसे लगाने वाले कोई और होंगे। हम लोग फिल्म क्रिएट करेंगे। आप कई प्रोड्यूसर्स को जानती हैं जी, तो इसलिए दरवाज़ा खुल सकता है जी, वो कर सकते हैं हम। जी नहीं, रकुल रहेंगी तो फिर पैसे अपने आप ही आ जाएंगे। अरे सो स्वीट सर। देखिए क्या बात है, और तालियां भी बता रही हैं कि वो चाहते हैं कि ये फिल्म ज़रूर बने। ये बताइए राकुल कि आप जब कश्मीर आती हैं, आप कश्मीर की तस्वीरें देखती होंगी, और बॉलीवुड में भी कश्मीर लंबे समय से रहा है, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने से रहा है। कौन कौन सी तस्वीरें हैं जो आपके जहन में आती हैं जब आप कश्मीर के बारे में सोचती हैं? मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि बहुत पहले अमीर खुसराव जी ने कहा था कि अगर कहीं जन्नत है तो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। एंड आपको अभी भी कोई भी आप पिक्चर देखिए या आप फिल्म देखिए या आप गाना देखिए, वो आपको दिखाई देता है दैट जन्नत, दैट फीलिंग ऑफ, लाइक सर सेड, कि एक अलग ही चार्म है इस जगह में, एक सेरेनिटी है, एक पीस, कामनेस है, विच यू कैन सी थ्रू द फोटोग्राफ्स। और मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं। आई थिंक सम ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स व कभी कभी के गाने, या दिल से जो यहाँ शूट हुई है, हाईवे, रॉक स्टार, और अभी हाल ही में तुम क्या मिले, जो गाना है रॉकी और रानी का, वो कश्मीर में शूट किया गया है। एंड इट्स सो प्रिटी, एंड आई फील लाइक जो हमारा फिल्मों का मीडियम होता है वो एक बहुत ही
रीच ओरिएंटेड होता है, मतलब लोगों तक पहुंचता है, और उससे जब भी फिल्में दिखाई जाती हैं इस बड़े पर्दे पर तो लोगों के अंदर एक इंक्विजिटिवनेस जागती है. ऑफ कोर्स इट हेल्प्स टूरिज्म ऑफ द स्टेट. सो आई थिंक वो एक हैंड इन हैंड रिलेशनशिप चलता आ रहा है फिल्मों का और कश्मीर का, और वो ऐसे ही चलता रहे, आई होप. जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी उम्मीद है ये. पर इम्तियाज़, आपकी जो मोहब्बत कश्मीर से हुई वो जगह, फ़िज़ा, हवा के साथ साथ यहाँ के लोगों से आपकी मोहब्बत हुई. आप जो पहली बार आपको बुलाया गया रात के खाने पर, आपके पूरे परिवार को, जब आप 9वीं में पढ़ते थे, उस पर थोड़ा बोलें, क्योंकि कश्मीर के लोग भी, मेरे ख्याल से यहाँ हवा ऐसी है, पानी ऐसा है कि आप लोगों के पास कोई चारा नहीं है अच्छा होने के सिवाय. जी, आपने आपके पेपर्स में बहुत माल है ऐसा लग रहा है. हाँ, बहुत रिसर्च किया आपने. जी हाँ, जब मैं 9वीं कक्षा में था, जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर हुआ करता था, हम वहाँ रह रहे थे. और वहाँ एक सज्जन थे जो हमें बस टिकट्स वगैरह लेने में हेल्प कर रहे थे आउट ऑफ वे जाकर, बिकॉज़ वो टूरिस्ट रिसेप्शन में काम किया करते थे. तो हम बस लेते थे, गुलमर्ग जाते थे, पहलगाम जाते थे. पहली बार ऐसे हुआ था. तो वो वहीं ही वॉज नॉट अ वेरी हाई रैंकिंग ऑफिसर और एनीथिंग. ही वॉज वो एक वहाँ पे काम करते थे. एक दिन उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, आपको, आप लोग को, पूरे ख़ानदान को हम दावत देना चाहते हैं डिनर के लिए. तो हमने सोचा फॉर्मेलिटी में बोल रहा है. आप किसी टूरिस्ट जगह पे जाते हैं तो वहाँ लोग काफ़ी इस तरह की बातें बोलते हैं, आपको मस्का लगाते हैं, मगर मीन नहीं करते. सो हमने सोचा पता नहीं इसने कुछ एड्रेस सा दिया है, सो विल सी. हम सोनामर्ग से वापस आ रहे थे तो पता चला कि ये जो भाई साहब थे ये सोनमर्ग पहुंच गए थे हमें लाने के लिए, छुट्टी लेकर के. सो ही वॉज देयर व्हेन वी रीच द बस स्टैंड. ये भाई साहब थे यहाँ पे, इनका नाम इरफान था. एंड उसके बाद वो ही ब्रॉट अस बैक टू हिज होम. कहीं पर था, किसी छोटी सी जगह में, किसी गली में, जो कि बहुत खूबसूरत थी. उनके घर के अंदर पहली बार मैंने वाजवान खाया था, जो बहुत ही एहतमाम वाला डिश है. जिन लोगों ने यहाँ, तो सब लोगों को मैं सॉरी सर, मैं आपको बोलना चाहूँगी Please. कि मैंने एंटर करते ही होटल सबसे पहले पूछा कि यहाँ आसपास सबसे अच्छा वाजवान कहाँ मिलता है, बिकॉज एक दिन जो कश्मीर में है वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए. उसका इंतज़ाम हो सकता है, चलिए हो जाएगा. जी. तो ठीक है. हाँ, तो वो वाजवान पहली बार खाया था. वो बेचारा कोई बहुत बड़ा या अमीर आदमी नहीं था, और वो, मगर जिस तरह से उसने खाना खिलाया, और पहली बार हमने देखा कि किस मेहमान नवाजी कितनी फोर्सफुल हो सकती है, कितनी ज़्यादा मोहब्बत से लोग खिलाते हैं. इतनी ज़्यादा मोहब्बत से कि मेरा भाई ज़मीन पर लेट गया, उसको लगा कि उसका अंत आने वाला है. उतना लजीज खाना मैंने, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आज तक कहीं खाया होगा. एंड एक्चुअली ये सिर्फ मोहब्बत की वजह से है. टुडे, आज मुझे उसका जायका याद नहीं है, मगर उस इंसान की फितरत का जायका, उसके ख़ानदान का, और उसके घर की औरतें, उसके घर के मर्द, वो एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूल सकता. और वो चीज़ मुझे हमेशा कश्मीरियों में नज़र आती है, और उनके खुलूस में, उनकी मोहब्बत में, उनकी कला में भी नज़र आती है. बिकॉज आई फील दैट जब तक वो दिल ना हो, तब तक उस तरह की आर्ट नहीं पैदा की जा सकती जैसा कश्मीर में आप जगह जगह पर देखेंगे. नक्काशी में, कारपेट में, हर जगह आपको वो नज़र आएगा. सो जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनको भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उन्होंने मुझे ये पहले ही बता दिया था कि वो बात बहुत अच्छी तरह करता है. और मेरे ख्याल से उसका ये जीता जाता नमूना है. यहाँ कई लिखने वाले भी बैठे हुए हैं, और जिस तरह की वाह आपकी बातों पर हो रही है तो वो बात सही बैठ रही है. जी. और ये कॉम्प्लीमेंट है, और अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, और अलग सा कॉम्प्लीमेंट है. पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ राकुल कि जब आप देखती हैं कश्मीर के बारे में, कौन सी जगहें हैं, कोई सनसेट्स हैं, सनराइज़ हैं, जो चीज़ें आपको याद आती हों बम्बई के जैसे शहर में, या आप साउथ में बहुत फिल्में करती हैं, वहाँ पर आपको याद आती हों और एकदम मन खुश हो जाता हो कि हाँ वो भी एक बात थी, वो शाम तो कोई थी? कंपैरिजन है ही नहीं
कि जो सनराइज़ है या जो ब्यूटी है, जो नेचर है, मैं अभी सर से बात कर रही थी पीछे कि मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है कि ये मेरे एक्सपीरियंस के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जगहों पे शूट किया है। स्विट्ज़रलैंड के माउंटेन्स में भी शूट किया है, वहाँ स्विस एल्प्स पे, और यूरोप में अलग अलग जगहों पे गाने शूट किए हैं। लेकिन किसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि जो कश्मीर की वादियाँ हैं और जो हमारे देश की नेचर है वो आपसे बात कर रही है, वो आपसे कम्युनिकेट करती है, एंड विच आई फील यू कांट फाइंड एनी वेयर अराउंड द वर्ल्ड। अब ये मेरे एक्सपीरियंस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत भारतीय हूँ और बहुत इंडियन फील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे देश की नेचर है वो उसमें एक लाइक आई सेड कम्युनिकेशन या एक सेरेनिटी है। सो या आई मीन आई फील सनराइज़ हो, सनसेट हो, जैसे ही आप लैंड करिए वहाँ पे वादियाँ देखिए, आप जो हवा है, जिस तरह से आपको ऑक्सीजन फील होता है, तो वो कंपैरिजन तो आप किसी सिटी से कर ही नहीं सकते। और जो लोग हैं इतने स्वीट हैं, इतने हम्बल, मतलब मैं इतने पर्सनली लोगों को नहीं जानती, बट जब भी मेरा जो भी एक्सपीरियंस हुआ है लोकल्स के साथ, वो इतने हम्बल होते हैं, इतने हेल्पफुल होते हैं। सो आई थिंक यू टेक अवे दोज मेमोरीज, और वो that is the beauty, the people and the nature and the entire experience that you have from a place. जी, आपने कहा कि 60-70 के दशक में कई फिल्में यहाँ पर शूट हुई और फिर ये सिलसिला एक तरीके से रुका। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बुरा ना मानिए, आपने कहा ब्लैक एंड वाइट फुटेज ऑफ कश्मीर, ये किन फिल्मों में है? हॉलीवुड की किसी फिल्म में है क्या? जी, कुछ फिल्मों में है। आप अगर जब याद हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं देखना चाहूँगा, मैंने देखा नहीं है। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब कश्मीर की बात होती है तो बात होती किस तरह से एक बहुत सुहाना दौर था जब यहाँ पर शम्मी कपूर साहब की बहुत सारी फिल्में शूट हुई, और उसके बाद इसमें एक तरीके से वो दौर आया जब ये बंद हो गई, और वो एक ऐसा दौर था, मुश्किल दौर था कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। उन दिनों में क्या आपके दिमाग में कभी ये बात गूंजी जो राज तरंगनी में कलहन साहब ने कही, और बहुत खूबसूरत बात है कि कश्मीर के लोगों को दिल जो है वो आप स्पिरिचुअल माइट से जीत सकते हैं, आध्यात्म के बल से जीत सकते हैं, लेकिन तलवार की नोक से नहीं जीत सकते, तलवार से नहीं जीत सकते। ये वो लोग हैं, ये अलग किस्म के लोग हैं। ये आपने बहुत गौर करने वाली बात कही है। आपने जब पिछली दफ़ा कहा था अभी हॉल में, तो मुझे लगा कि यहाँ भी ज़रूर आप कहें। यहाँ पे जब मैं आया था, जो पहली बार आया था, तो शूटिंग बहुत हो रही थी, बट मैं स्कूल में था और कभी नहीं सोचा था कि फ़िल्म डायरेक्टर बनूंगा। तो दूसरी दफ़ा जब आया तो उस फिल्म डायरेक्टर बन चुका था, मगर मुझे ये यकीन था कि कश्मीर में शूटिंग हो नहीं सकती है, और यहाँ एक दौर था जहाँ बहुत होती थी, अब नहीं हो सकती है। तो मेरी खुशकिस्मती थी, खावर जमशेद जो यहाँ पर हैं और यहाँ पर वो पैनल पे भी थे, इनसे मेरी मुलाकात हुई पर्सनली। तो हम दोनों शौकीन थे जगह देखने के या चीज़ों को देखने के। मैं इनसे कहता रहा कि मुझे वो भी दिखा दो यार जहाँ टूरिस्ट नहीं जाते हैं, फ़लानी जगह ले चलो। फिर मैंने 4 बोला, इसने 16 दिखाई, फिर मैंने और 32 बोला। तो आई थिंक उस ट्रिप में इन्होंने बहुत सारी जगह मुझे दिखाई, और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वो पार्ट रॉकस्टार का जो मैं राजस्थान में शूट करना चाह रहा था, अगर कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए और मैं यहाँ शूट कर लूँ कश्मीर में, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए भी। और उस वक्त फिल्म्स क्योंकि यहाँ शूट हो नहीं रही थी, तो फिर यहाँ लोगों से बात करके लगा जज्बा है मगर हुआ नहीं है। और तो हमने शुरुआत की, मैंने इनसे पूछा कि हम जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ पे एक प्रोड्यूसर होता है, लोकल प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, तो यहाँ का काम तुम कर लोगे? तो इसने कहा कि मुझे आता तो नहीं है। तो आई सेड अच्छा। मैंने बोला मगर मैंने फिल्में कुछ बनाई हैं, आता मुझे भी कुछ ख़ास नहीं है, तो अपनी जमेगी काफ़ी। तो मगर यहाँ के जो लोग थे, जैसे पुलिस और अथॉरिटीज़ वगैरह में जो लोग थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और ख़ास करके लोगों का ये जज्बा था कि नहीं जी हम तो करेंगे, हम तो आ जाएंगे, हम किसी भी हालत में किसी भी कॉस्ट पर कोऑपरेट करेंगे। इस तरह से आसिफ आए और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। तो हमने पहली दफ़ा ये एक
काम किया और स्मूथ शूटिंग। उस वक्त लोग फिल्म इंडस्ट्री के बहुत डरे हुए थे। तो आई रिमेंबर क्योंकि जैसे ऋषि कपूर साहब थे, ही हिमसेल्फ, वो उन्होंने यहाँ इतनी शूटिंग की है, उनके यहाँ दोस्त है, उनको बहुत मोहब्बत है यहाँ। मेरे भाई की शादी जब हुई तो वो मतलब ख़ुद को इनवाइट करके वो यहाँ आए क्योंकि उन्होंने आना था यहाँ पे। बट ही वॉजंट श्योर कि यहाँ कितना सेफ़ है, तो उन्होंने बोला कि सेफ़ है, रणबीर वहाँ जाएगा, तुम ज़िम्मा लेते हो? तो मैंने कहा कि मैं ज़िम्मा लेता हूँ। सो इस तरह से देन वी केम एंड स्टार्टेड शूटिंग ओवर हियर। आपने फिर दोबारा एक फिल्म यहाँ पर बनाई, क्या हाईवे जो आपने बनाई यहाँ पर, उसका कैसे ख्याल आया और कौन कौन सी जगहों को आपने चुना उसमें? एक्चुअली आई थिंक हाईवे में हम लोग पहलगाम की तरफ काफ़ी शूट हमने किया था, और वो भी एक तो चंदनवाड़ी को रास्ता जाता है तो वहाँ पर उस रास्ते पर बहुत सारा शूट किया था हमने, और दूसरा आरू की तरफ काफ़ी शूट किया था। आरू एक जगह है एंड उस वहाँ पर बहुत सारा वहाँ शूट किया था। ऊपर जो कुछ रोड के बाद चल कर के भी जाते हैं जहाँ डोके होते हैं, जहाँ वो गुजरों के घर होते हैं, जो वो लोग कुछ दिन रहते हैं और कुछ दिन खाली रहते हैं, वहाँ फिर शूट किया था। उसमें फिर ऐसी ऐसी जगह मिलती है वाकई कश्मीर में। यहाँ पर हमने एक सीन किया था, यू बीइंग एक्टर विल अंडरस्टैंड, वो स्क्रिप्टेड नहीं था एक्चुअली। हाईवे में काफ़ी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, पर वो पानी ऐसे आ रहा था आरू के रास्ते में दैट मतलब उस वक्त था हमारे पास, तो हमने सोचा कि एक सीन ऐसे ही होना चाहिए कि पानी को कोई देखे, अगर ख़ास करके अगर कोई किसी एक्सपीरियंस से गुजर रहा है, इमोशनल एक्सपीरियंस से, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा। इट वाज जस्ट द पावर ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस दैट like Alia acted that part so beautifully. She broke down out of joy emotionally. So हाँ, उस तरफ बहुत शूट किया था। और करेक्ट, आई थिंक इस साइड में ज़्यादा शूट किया था हमने हाईवे में। जी हाँ, सॉरी आप कह रही थी। Like what he said, it's so true that anything to do with nature connects you with your emotional being. You know, when you feel that अच्छा यहाँ के, जैसे अभी सर कह रहे थे कि लोग बहुत अच्छे हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इतने अच्छे एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, और क्योंकि नेचर आपसे बात करती है, यू नो, जैसे पानी बह रहा है या जैसे पत्ते हैं, जो कलर्स हैं, जो जिस तरह से आपको सनराइज़ दिख रहा है, जो क्लैरिटी आपको स्काई की दिख रही है, मतलब वो कनेक्टेड होते हैं वहाँ के लोगों, जो लोग वहाँ रहते हैं उससे। सो आई थिंक वो चीज़ बहुत ब्यूटीफुली हाईवे में भी दिखाई गई है। और जैसा कि आप कह रही हैं ना, एक्चुअली ये जो कह रही हैं ना बात काफ़ी अहम है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप ऐसे खड़े होते हैं, आपके सामने ऐसे पहाड़ होते हैं ना हिमालय के, तो कुछ कहते हैं वो, कोई भाव उत्पन्न होते हैं उससे, जो कविता में भी जाता है, जो फिल्मों के अंदर आता है। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी लोग ज़्यादा खर्च करके बाहर जाते हैं सेटिंग्स में। जो पोइट्स लिखते आ रहे हैं इतने सालों से खूबसूरती के बारे में, अभी आप बिल्डिंग देख के बॉम्बे में तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, या किसी भी सिटी में, नॉट जस्ट बॉम्बे, यू नो, यू कांट, बट यू कैन कम्युनिकेट विद योर सेल्फ, योर सोल, योर स्पिरिट कनेक्टेड टू नेचर फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। जी, मैं आपको बता रहा था किस तरह से पिछले ही दिनों मैंने माजिद मजीदी से बात की, जो ईरान के इतने अच्छी फिल्में बनाते हैं, चाहे वो बरन हो या कलर ऑफ पैराडाइज हो, और वो बता रहे थे कि जो सराउंडिंग है वो अपने आप में कैरेक्टर की होती है। यानी एक ब्लाइंड लड़का है, लेकिन उनकी सराउंडिंग इतनी खूबसूरत है और आपके मन में ये लगता है काश ये लड़का ये सब देख पाता। तो वो जो एक अलग सा एक प्ले रहता है उसमें, कैरेक्टर में और सराउंडिंग में। आप जब कश्मीर चुनते हैं तो आपके दिमाग में ये बात रहती है कि इतनी खूबसूरत जगह रहेगी और कैरेक्टर के दिमाग में ये रहेगा, इस तरह का हिसाब रहता है? जी हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत खुशकिस्मती से मुझे कश्मीर के बारे में एक आइडिया है, यहाँ क्या मिल सकता है, तो ज़रूर आइडिया होता है कि इस तरह की कोई जगह ज़रूर मिलेगी कहीं, और वहाँ जब हम जाएंगे तो ये इस तरह की फीलिंग आएगी, तो ये सीन उसमें बहुत अच्छा सेट होगा। इसके सीन के अंदर की इमोशन बाहर की सेटिंग से इन्हांस होंगे, ये तो मैं ज़रूर सोचता हूँ।
माजिद मजीदी साहब भी यहाँ एक जीसस के बचपन की कहानी बनाना चाह रहे थे, सॉरी जीसस के नहीं, दूसरे प्रॉफिट की कहानी बताना चाह रहे थे। तो उनका भी एक लाइफ एम्बिशन है कि वो यहाँ कश्मीर में शूट करें। जी, उन्होंने ये कहा भी। राकुल, आपको लगता है कि सेटिंग से आपकी एक्टिंग पर असर पड़ता है, सीन पर असर पड़ता है जब आप किसी खास सेटिंग में रहती हैं? आई थिंक एब्सोल्युटली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक बेसिक बात ये होती है कि जब आप ऑडिशन भी देते हैं एक 4x4 के कमरे में और सामने कैमरा लगा होता है, यू डोंट फील द सेम थिंग दैट यू फील इन अ सीन जब आपके सामने रियल एक्टर्स होते हैं। और जब आप उस रियल सिचुएशन में होते हैं जहाँ आप सपोज़ कि हमको कुछ एक इमोशनल सीन, या जैसा कि सर ने बताया वो आलिया का सीन, जहाँ पर आपको अपनी जर्नी फील करनी है थ्रू सीइंग द फ्री फ्लो ऑफ वाटर, यू नो, तो जितना आप रियलिटी ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ अ सेटअप में रहते हैं एज एन एक्टर, 100 times 1000 times इट हेल्प्स यू टू फील दैट इमोशन, बिकॉज एक्टिंग इज़ नथिंग बट फीलिंग एन इमोशन। और जब आपको एक्सटर्नली भी एक सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस, फ्रॉम द कैरेक्टर्स इन द फिल्म, आई थिंक 100%। कश्मीर में है, बातचीत इतनी खूबसूरत वादियों की हो रही है, पर मैं अगर इसको तोड़ता हुआ बिल्कुल आपको दूर ले जाऊं और एक जिसको लेकर आज दुनिया भर में जितने भी फिल्म बनाने वाले हैं बहुत एक बड़ा एजिटेशन चल रहा है और बात हो रही है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म बनाएगी, किस तरीके से एक्टर को सिर्फ अपना चेहरा देना है और उसके बाद वो अपने स्टूडियो में बैठकर उससे कुछ भी करवा लेंगे। ये जो बात जब चलती है, और यहाँ हम कश्मीर की बात करते हैं, जो आपने कहा कि पहाड़ों से एक अलग एनर्जी आती है, वैली को देखिए तो एनर्जी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। आपने कहा कि आपने मैसेजेस भेजे तो लोगों ने कहा कि इतना कि भाई क्या बात है, इतने आप ऊंचाई पर हैं, क्यों आप इतने जोश में हैं। पर एक सच्चाई ये भी है कि ये भी कोशिश चल। आपने इस बारे में कभी सोचा, इस बारे में आप क्या समझते हैं? ये मैंने इस बारे में सोचा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और जो अभी लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाई हुई ग्लिम्सेस या सीन्स हैं वो देखा भी है। और अभी तक मुझे कब वो फीलिंग नहीं आई है उनसे जो एकदम रियलिटी की फीलिंग होती है। एक मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस बारे में इनसिक्योरिटी नहीं है मुझे, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ क्रिएट फ्रेशली कर रहे हैं, तो आपकी हमेशा स्टोरी टेलिंग में जगह रहेगी, whether it's an actor or a storyteller, because the aesthetic of reality is so random that उसको आप जितना भी स्टैंडर्डाइज करें तो वो एक मीटू तो ज़रूर बन सकता है, मगर अगर उसमें सिर्फ ये है ना कि अगर वो आपके पास है तो वो सबके पास है। एक वो जो एक ऑथेंटिसिटी या एक्सक्लूसिविटी और ओरिजिनलिटी होती है वो क्रिएशन से जो आती है, वो हमारे पास हमेशा रहेगी। तो हम वी विल बी एबल टू पुट ब्रेड ऑन द टेबल। पर ये जो बात कही जा रही है, जैसे हैरिसन फोर्ड की फिल्म है इंडियाना जोन्स एंड डायल ऑफ डेस्टिनी, जिसमें वो 80 के हैं पर वो फिल्मों में इस तरह से उन्होंने काम करके उनको 70 का बना दिया। तो ये जो एक मतलब राकुल प्रीत का सिर्फ चेहरा चाहिए और फिर वो उसको रुला भी देंगे, हंसा भी देंगे, बुलवा भी देंगे। और डीप फेक्स में हम देख रहे हैं किस तरह से नेताओं के वीडियो बन रहे हैं और पता करना लगाना मुश्किल हो रहा है कि ये वाकई में बोल रहे हैं कि ये बुलवाया जा रहा है कि क्या है। तो ये जो एक नई दुनिया खुल रही है और अभी बड़े शुरुआती दिन हैं, ये तो अभी टेक्नोलॉजी और रिफाइन होगी। इस पर आपको भी सोचती हैं इस पर? एब्सोल्युटली। मैं यू नो आई एम अ बिलीवर कि टेक्नोलॉजी का जितना बून होता है उतना बेन होता है, और हमारी जो ह्यूमन नेचर है ना वो इतनी ग्रीडी है कि वो सही समय पर रुक जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग और चाहते हैं। हम एज ह्यूमंस इतने लेज़ी हैं कि हम हर चीज़ चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाए। एंड एज अ फीमेल एक्टर, ये लास्ट वीक ही मेरी किसी से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जो किसी और एक्ट्रेस का वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू नेम, लेकिन उसके ऊपर सब लोग अपना फेस लगाकर वही डांस स्टेप अपने फीड्स पे डाल रहे हैं एज अ वेरी कूल हैशटैग। लेकिन फॉर मी इट वाज अ मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम फियर कि अगर आपका फेस कहीं भी यूज़ करके किसी भी तरह के कंटेंट पे लेबल किया जाए, आई थिंक एज अ फीमेल एक्टर, बिकॉज हमारा पब्लिक, सी वी आर इन पब्लिक प्रोफाइल, यू नो, हमारे फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ वो पब्लिक
व्यूइंग के लिए अवेलेबल है हमारे सोशल मीडियाज़ पे. नाउ इफ एनीवन मिसयूजेस दैट, आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज ड्रॉबैक ऑफ AI. एंड लाइक सर सेड कि of course there are benefits कि अगर आप 80 के हैं, there are few things you can't do, you know, it can de-age you, you will have a longer screen life, you can be viewed and you can do things, आप action कर सकते हैं शायद आप real life में नहीं कर सकते, ये इसका boon है. लेकिन हम कितना टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ताकि जो क्रिएटिविटी है, जो ब्यूटी ऑफ आर्ट है, सिनेमा इज़ एन आर्ट, और जो उसकी ब्यूटी है और उसकी जो इनोसेंस है, रियलिटी, ओरिजिनलिटी जैसा सर ने कहा, वो रिमेन इंटैक्ट रहे. आई थिंक वो समझना बहुत ज़रूरी है. तो येस, देर आर डेज जब आपको डर लगता है कि यार अगर मिसयूज़ होगा तो देन हाउ विल यू, because this is just the beginning, you really don't know where it's going to go, you know. And young girls, in fact I was talking to somebody very recently and they said कि क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के फोटोग्राफ्स देख के 5-year-old kids, AI उसको एज कर सकता है तो this is how you will look about 25 years of when you are 25 years of age, and there is a virtual reality of that so-called 25-year-old face and a virtual existence and an entire profile, and that person does something right for the world. जब तक वो बच्चा सच में 25 साल का होता है, there is already an identity on the virtual world and it's very scary, so we really need to know where to stop. इस पर आप जानते हैं कि पूरा हंगामा मचा हुआ है. हॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स काम पर नहीं जा रहे हैं, फेस्टिवल्स में नहीं जा रहे हैं, रेड कार्पेट्स में नहीं वॉक कर रहे हैं, फिल्म्स के प्रीमियर में नहीं जा रहे हैं. तो ये एक बड़ी चिंता की बात है. जी, चिंता की बात है. और आई थिंक ये चीज़ इवॉल्व होगी, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर बहुत सिंपल होता तो इसका सोल्यूशन आ चुका होता. टेक्नोलॉजी के विरुद्ध नहीं जा सकते. आई थिंक टेक्नोलॉजी को अपने अधीन करना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा हमारे लिए. हमारे यहाँ VFXs हमेशा हो रहे हैं. जब पहली बार किसी का कट पेस्ट हुआ होगा सिंपल, तो लोगों ने सोचा अरे यार मैं तो मिला नहीं इस बंदे से, कैसे ऐसे कर दिया. एंड ये टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते आज AI के नाम से यहाँ तक आ गई है, वेयर डीप फेक्स आर पॉसिबल, वेयर मैनी थिंग्स आर पॉसिबल. एंड आई थिंक इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग विल ऑल्सो बी एबल टू डिसाइफर इट्स ओन रोल इन दिस. आई थिंक what is happening unfortunately, जो आप जिस की बात कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि there is also exploitation, जो वहाँ का, मैं obviously किसी एक तरफ से नहीं बोलना चाहता हूँ, बट वहाँ जो studios वगैरह they are seeing an opportunity to cut cost and to make people redundant. So, और वो जिस तरह से कर रहे हैं it is मतलब I think थोड़ा exploitative है. तो मैं समझता हूँ जो बेसिस जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकता हूँ. बट इसका आई थिंक ऑलवेज हमेशा लोगों को ये सोचना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के को रोक नहीं सकते. कि अभी तांगा गाड़ी है तो हम बस नहीं लाएंगे, वो जो नया दौर वाला था वो नहीं हो सकता है. बट एट द सेम टाइम हाउ टू बी ह्यूमेन अबाउट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी रिडंडेंट कभी भी हो सकता है. जी, टेक्नोलॉजी की बात साथ यही बात है कि टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल में आती हो, लोगों का उससे लाभ होता हो, तो आप उसको रोक नहीं सकते. सेलफोन जब शुरू में आए थे करीब 29 रुपये लगते थे 1 मिनट के, 19 रुपये लगते थे कॉल रिसीव करने के, बैटरी कुल 30 मिनट टॉक टाइम होता था और 24 घंटे में वो चार्ज होती थी. तो हमारी गाड़ी में जो लोग बैठे होते थे कि सर ये अमीरों के चोचले हैं, ये काम नहीं होंगे, लेकिन काम आई. और आज मेरे कॉलोनी में जो सब्जी बेचता है उसके पास 2 फ़ोन हैं. मैंने कहा 2 क्यों रखे हैं? बोले एक से बिहार बात करता हूँ, एक से यहाँ ग्राहकों से बात करता हूँ. टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में आई, इस्तेमाल में उनसे लाभ हुआ और उसका इस्तेमाल हुआ और वो सस्ती हो गई, अच्छी हो गई, बेहतर हो गई. आज फ़ोन बेचते हैं तो ये बोलते हैं, इसका ये नहीं बोलते कि इसमें बैटरी अच्छी है या आवाज़ अच्छी है, वो ये बताते हैं कि इससे आप फ़ोटो अच्छी ले सकते हैं. मैं फ़ोटो पर आता हूँ. आप बहुत फ़ोटो लेते हैं कश्मीर की और इंस्टाग्राम और अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं. जी, आप जैसे बात कर रहे हैं. जी, और मैं चाहूँगा कि आप ये इसमें जब डालेंगे तो ये हैशटैग होगा शिखर समागम. अच्छा, ये या रकुल के तो या तो या अब हैशटैग की भी ज़रूरत नहीं है. और ये वादी भी आ गई पीछे. वादी भी आ गई पीछे.
इसके बाद मेरे ख्याल से अगली पिक्चर जो है वो वादी की। एक मिनट, ये चेंज होता है हाँ यहाँ एक मिनट, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चेंज हो, पर आप बहुत इस्तेमाल करते, आप भी, आपने भी। उतना नहीं करता, अच्छा, मगर ऐसी मैं भी ज़्यादा आई एम वादी की पहले लेते। ओके लवली। तो आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? नहीं, आप ये Photographs। पिक्चर्स इस्तेमाल करती हैं कश्मीर के, आपने अपने सोशल हैंडल पर डाले हैं, और क्या आप लोग दोनों वादा करते हैं यहाँ मैं actually हिंदुस्तान सुबह से- अखबार से कि अब कम से कम कल जब आप डालेंगे तो ये इसके बारे में बात करेंगे, समागम के मैं बारे में? सुबह से जब से लैंड हुई हूँ मैं छोटा छोटा कंटेंट बना रही हूँ। आई डोंट नो इफ़ यू सॉ सर, मैं उधर भी खड़े होके गार्डन में आई वाज टेकिंग वीडियोस बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल, और मैं सोशल मीडिया पे वो डालने के लिए एक अच्छी सी रील बना के यू नो जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स गिव अ ग्लिम्प्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, तो वो मैं कर रही हूँ आपके प्लीड करने से। मैंने एक पोस्ट कर दिया है चिनार के पत्तों के साथ। अच्छा, सो वो तो आ गया है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। आपको सबसे ज्यादा आपको लग रहा था कि ये बहुत- खत्म ही नहीं होगा ये बहुत समय। अच्छा हमारा टाइम कटा, बहुत बहुत मजा आया, धन्यवाद, बहुत इतनी अच्छी बातचीत हुई। जी हाँ, Thank शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ। इस बातचीत में इतना ही। आगे थोड़े से ब्रेक के बाद एक और बेहद रोचक बातचीत हिंदुस्तान शिखर समागम में। धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।